हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन। मैं आपका दोस्त पेंटर प्रकाश सिंह और आज हम भारतीय संविधान के सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्विक रिवीजन करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं वो वन डे एग्जामों में या किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। क्विक रिवीजन हम करेंगे और इजीली इन्हें मेमोराइज करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। जो भारतीय संविधान बना है उसमें सोर्स कहाँ कहाँ से वो चीजें ली गई हैं और जिन्हें भारतीय संविधान की आवश्यकता या भारतीय परिस्थिति के अनुसार उन्हें इस तरह से अब एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। ठीक है, तो जो मेन आपने हिस्ट्री में पॉलिटी में भी जरूर पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 1995 का भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, उसके शुरू बहुत से प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 कब आया था? जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 आर्टिकल लगभग उसी रूप में अथवा परिवर्तन के साथ इसमें एडॉप्ट किए गए हैं, लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो मेन जो 250 अनुच्छेदों में से जो मेन है जिसको आप याद रख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है मेन में, तो आप याद रख सकते हैं जुडिशरी जो सिस्टम है ना, न्यायपालिका। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो आपका यूपीएससी विभिन्न और अन्य परीक्षाओं का आयोजन करता है। जनरली हम जिन्हें आईएएस के नाम से जानते हैं, यूपीएससी। ठीक है, कैग, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ईटीसी आपने ये पढ़ा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम से फिर से एक बार समझ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद 250 आर्टिकल लगभग उसी रूप में अथवा कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय परिस्थिति के अनुसार उन्हें एडॉप्ट किया गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था मतलब किसी देश में शासन की क्या व्यवस्था होगी। तो मोटे तौर पे वैश्विक स्तर पर दो तरह की शासन व्यवस्थाएं विभिन्न देशों ने अपनाई हुई है। एक संसदीय शासन व्यवस्था, लोकतंत्र में अगर बात करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो जो ब्रिटिश संविधान से हमने दिया है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था को आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं यहाँ पे, जिसमें संसद में बहुमत के माध्यम से मंत्रिमंडल का गठन होता है। ठीक है, और जो अध्यक्षात्मक है, आप समझ सकते हैं जो सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए, अमेरिका। आपने सुना होगा, यहाँ वहां के जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, उनका सीधे इलेक्शन का अलग से प्रक्रिया है। तो दो जो सिस्टम है जो आप समझ सकते हैं, एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो ब्रिटिश संविधान से भारत ने ली है, यानी कि ब्रिटेन में भी वही है, इंडिया में भी वही है। और दूसरा जो सिस्टम है वो अध्यक्षात्मक है। वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया नहीं गया है, सॉरी, वो बेसिकली एक सिस्टम है। वो कहाँ है? वो अमेरिका में। ठीक है, तो ये व्यवस्था ली है। दूसरा क्या लिया गया? संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो संसदीय सदस्य हैं, संसद के सदस्य यानी कि सांसद हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो वो विशेषाधिकार, ठीक है, कहां से लिए हैं? याद रखिएगा, ब्रिटिश संविधान से जो हम बात कर रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं जब संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से, तो उससे संबंधित जो भी और
तो संबंधित अधिकार है वो भी उसी से है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वही हम बात कर रहे हैं, विधि का शासन। विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से मतलब क्या है कि जो शासन है वो विधि का है, मतलब कोई मनमर्जी का शासन नहीं है, कोई राजा का शासन नहीं है। पहले जो मध्यकाल में मिडिल पीरियड में है ना, ज्यादातर वैश्विक स्तर पे देशों में ऐसी स्थितियां थी कि राजा राजा ही शासन है, मतलब राजा ने जो कह दिया वही शासन है। आपने वो भी देखी होगी बाहुबली, जिसमें वो एक किरदार जो महिला का है वो ये कहती है कि मेरी ही, ऐसा कुछ एग्जिट है, एग्जिट मुझे याद नहीं है, कि मेरा ही वचन शासन है। तो इस तरह का नहीं है कि मेरी ही बात शासन है, नहीं। यहाँ शासन जो है यानी कि रूल कैसे होगा, चलेगा कैसे, किससे, लॉ से चलेगा। लॉ कैसे बनेगा, लॉ बनता है किस तरह से, संसद में। ठीक है, और संसद में लॉ कौन बनाता है, एक विशेष प्रक्रिया के थ्रू लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, तो विधि का शासन बहुत महत्वपूर्ण एक विशेषता है। ठीक है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या है, आप सोचेंगे एकल ही नागरिकता तो होती है। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि भारत जैसे देश में आप देखते होंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, यूपी से हो सकते हैं, एमपी से हो सकते हैं, बिहार से हो सकते हैं, है ना, जम्मू से हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट से हो सकते हैं, गुजरात से हो सकते हैं, राजस्थान से हो सकते हैं, केरल से हो सकते हैं, कर्नाटक से हो सकते हैं, आंध्रा से हो सकते हैं, है ना। आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, लेकिन आप भारतीय ही नागरिक हैं। लेकिन अब इसे एग्जाम्पल से समझने के लिए कि दोहरी नागरिकता कहाँ होती है, तो अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मीन्स ये कि वहां इस तरह से हमारे स्टेट हैं, इस तरह से यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं। ठीक है, तभी उसे कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि राज्यों के समूह का संयुक्त है। ठीक है, तो वहां दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता, एक पूरे देश की नागरिकता, एक व्यक्ति पे दो नागरिकता, एक पूरे देश की नागरिकता एक नागरिकता मानी जाती है, और वो व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, कोई व्यक्ति वो जिस जिस स्टेट से बिलोंग करता है, वो जिस राज्य से बिलोंग करता है, उसकी नागरिकता होती है। इसलिए वहां दोहरी नागरिकता है, और यह भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, इसे आप समझ के रखते हैं, तो कभी पूछ जाए तो एकल नागरिकता क्या होती है ना, सीधे ये नहीं पूछेगा, लेकिन कंफ्यूजन रखते हैं कि एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ये क्या चीज है। तो फिर हम आगे देखते हैं, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि क्या है, इसमें फिर से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा। ठीक है, मीन्स ये कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल, हमने अभी थोड़ी सी इससे पहले चर्चा करी थी कि संसदीय शासन व्यवस्था में जिसका बहुमत, मेजोरिटी जिस पार्टी की होती है, या पार्टियों के समूह की मेजोरिटी होती है, वही सरकार बनाने का दावा पेश करता है या सरकार बनाता है। तो जो मंत्रिमंडल बनता है, जो मंत्रिमंडल कैसे बनता है, मंत्रियों के समूह से। तो जो मंत्रिमंडल बनता है उसका जो सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। यानी कि अगर किसी मंत्री का व्यक्तिगत तौर पे भी या पूरे मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति विश्वास नहीं रहता, अगर उन्हें विश्वास, लोकसभा में उसका विश्वास नहीं रहता, तो सरकार गिर जाती है। कोई भी मंत्री, आप इसे थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं कि कोई भी मंत्री राज्यसभा से चुनकर आने पर, राज्यसभा का सांसद होने पर भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो उत्तरदायी लोकसभा के प्रति ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद 75(3) में दिया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अन्य संविधानों से ली गई हैं, और उनमें भी जो इम्पोर्टेंट है, जो एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पायरेंट, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले एक व्यक्ति के लिए और एक सजग नागरिक के लिए भी ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले, जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से लिया है अनुच्छेद 21 है, जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो मूल अधिकार है, वो क्या कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब जो
प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया है, किसी भी चीज की प्रक्रिया मन मर्जी के मुताबिक नहीं कि कोई भी प्रक्रिया कोई भी एक प्रक्रिया कोई किसी ने अपनी मन मर्जी से बना दी है, कोई कह दे कि नहीं इस कोई कार्य इस तरह से होगा, मेरी मर्जी से होगा, नहीं। एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है? लॉ। लॉ जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित ही प्रक्रिया द्वारा वो कार्य हो सकता है, कुछ भी कार्य, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका प्रावधान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या कर लिया है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? मूल अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार, मूल अधिकार हमारे संविधान में पार्ट 3 में दिए हुए हैं, ठीक है। आपको जानकारी होगी, नहीं तो आप और मेरा जो वीडियो है उन्हें देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में दिए हुए हैं, और ये कितने हैं? ये कहाँ से हैं? 12 से लेके 35 तक दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें तो मूल अधिकार जो दिए हैं वो कहाँ से दिए? हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से दिए, ठीक है। ये मूल क्यों है? आप छोटी छोटी चीजें नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनके बिना एक व्यक्ति, एक नागरिक की विकास संभव नहीं है, इसलिए मूल है एक व्यक्ति के विकास के लिए। फिर ये है जुडिशरी रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, जुडिशरी है। जुडिशरी हमने पीछे देखा था कि हमने जुडिशरी कहाँ से ली है, ये देख ही रहे हैं। जुडिशरी की बात अभी हो रही है, तो जुडिशरी आप अभी पीछे देखा, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ये है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जुडिशरी जो सिस्टम है वो वहां से दिया गया, ठीक है। तो ये था ना, तो न्याय पुनर्विलोकन का बात कर रहे थे हम। जुडिशरी रिव्यू में ये है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपने निर्णय, दिए गए निर्णयों का फिर से अवलोकन कर सकती है। तो अवलोकन फिर से करने का मतलब हो गया पुनर्अवलोकन हो कर सकती है, ठीक है। उसको बदल भी सकती है, उसको संशोधन भी कर सकती है, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है या ये जो गुण है, ये कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है, ठीक है, उसके संविधान से। अब आप देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत। अब आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका और जुडिशरी सिस्टम आपका भारत शासन अधिनियम से आया हुआ, और ये स्वतंत्र क्या? मूल रूप से ये है कि न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी होनी चाहिए, एक अलग संस्था होनी चाहिए, ये विचार या ये आया है आपका न्यायपालिका का एक कॉन्सेप्ट जो है भारत शासन अधिनियम से आया, ठीक है। लेकिन वो किस तरह से काम करेगी, है ना, क्या उसके अधिकार होंगे, कितनी वो स्वतंत्र होगी, इस तरह के जो सिद्धांत हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग राज्यों में, और सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी, उसके बाद फिर राज्य में स्टेट वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ये सारे सिस्टम और उनकी जो फ्रीडम है, अधिकार हैं, वो सब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए हैं। हल्का सा समझ सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानकारी हो कि हमारी न्यायपालिका काफी मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन कंपेयर अगर करें तो यूएसए की तुलना में थोड़ी सी हमारी न्यायपालिका यूएसए की न्यायपालिका से कम अधिकार रखती है, ठीक है। अब आप देखते हैं उद्देशिका का विचार, मीन्स आइडिया ऑफ प्रियम्बल। जो भारतीय संविधान को आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या है? प्रियम्बल है। प्रियम्बल का बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये विचार जो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था, उद्देशिका को। तो ये विचार कहां से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है, उसके संविधान से, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब क्या है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब ये, इसको लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, संवैधानिक टर्म है महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाता है अपने पद पर,
तो उसको हटाने का, उसको अपने पद से हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया जिसको महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। और वो प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 61 में यानी कि 61 में इम्पीचमेंट हटाने की विशेष प्रक्रिया दी गई है। आप राष्ट्रपति को कोई व्यक्ति या किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं हटा सकता, लेकिन ये कि भारतीय संविधान में एक विशेष प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया का वर्णन ये किसमें है, आर्टिकल 61 में है, ठीक है, आर्टिकल 61 में, ठीक है। और ये संविधान में विशेषता जो दी गई है भारतीय संविधान में, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो भारत के यानी कि देश के प्रथम नागरिक हैं, उनका निर्वाचन होता है। भले ही वो अप्रत्यक्ष है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, लेकिन वो लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तो ये सिस्टम कहाँ से दिया गया है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया है। उपराष्ट्रपति का पद, हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, छोटी सी बात है। उपराष्ट्रपति पदेन ऑटोमेटिक समझ सकते हैं, वो कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति, ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। पदेन, पदेन का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक, इजी लैंग्वेज में जो व्यवहारिक भाषा में समझने के लिए, लेकिन जो संवैधानिक टर्म है पदेन, ऑटोमेटिक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, उनको जो भी सुविधाएं मिलती हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, भारतीय संविधान में क्या क्या है, संघात्मक व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, दैट मीन्स फेडरल सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिडुअरी पावर्स। मीन्स क्या है, एक बार देख लेते हैं। संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि क्या है कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, संघ है, भारत क्या है, एक संघ है। संघ क्या, यानी कि राज्य और राज्यों का समूह, ठीक है, जिसमें दोनों केंद्र को और राज्य दोनों को शक्तियां दी गई हैं और उनका स्पष्ट विभाजन है। राज्यों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, विषय हैं, उस पर राज्य अपने कानून बना सकते हैं, अधिकार हैं, संघ के अपने हैं। संघात्मक व्यवस्था में हल्का सा झुकाव ये कह सकते हैं केंद्र की तरफ होता है, यानी कि कुछ ज्यादा कुछ शक्तियां जो हैं केंद्र को दी गई होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम कहां से दिया गया है, कनाडा के संविधान से, ठीक है। शक्तियों का विभाजन जो मैंने यहाँ अभी बात की, शक्तियों का विभाजन का मतलब ये शक्तियां डिवाइडेड हैं, स्पष्ट दी हुई हैं। राज्य को कौन कौन से अधिकार हैं कानून बनाने के, किस किस विषयों पे बनाने के, स्पष्ट दिया हुआ है। और अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां या ऐसे विषय जो कहीं भी नहीं दिए हुए हैं, उनके बारे में भी उल्लेख है, ठीक है। तो ऐसी शक्तियां या ऐसे विषय जिन पे कहीं भी उल्लेख नहीं है, उन पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र का, ठीक है, केंद्र का। ये मैं इसमें एक्स्ट्रा आपको बताता चल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, कनाडा के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडियन, ठीक है। अब आ जाइए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, आयरलैंड से एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीति की नेत्री, महिला नेत्री रही, जिन्होंने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा अपना दिया संपूर्ण समर्पण के साथ। वो कहाँ से संबंधित थे, आयरलैंड, एनी बेसेंट, याद होगा, बहुत बड़ा नाम, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मेन बात पे आ जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें इन जनरली बोल देते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी ये आपकी किस में है, ये है पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की किस पार्ट में है, 4 में है, भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में दिए हुए हैं डीपीएसपी। तो ये डीपीएसपी है क्या बेसिकली, वैसे डिटेल में पढ़ने के अलग से वीडियो में आप देख सकते हैं,
लेकिन इन जनरल डीपीएस पे ये है कि ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं, संविधान निर्देश दे रहा है कि भाई आप जो पॉलिसी बनाएंगे नागरिकों के लिए, उनमें इन पॉलिसियों को आप ध्यान में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पॉलिसी बनाने के लिए कुछ डायरेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अब नॉमिनेशन टू राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में आपको जानकारी होगी कि राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, एक पहले बॉडी में आपने देखा होगा, जो जब हमने पढ़ा था अनुसूचियां शेड्यूल पढ़ी थी तो देखा था जिसमें कि 4th शेड्यूल में राज्यों सभा में राज्यों का सीटों का आवंटन है, ठीक है। तो वो जो राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उसके अलावा जो सदस्यों का मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है, ये फैसिलिटी हमने कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से ये चीज ली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है? दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? छोटी जानकारी आपको पता ही होगी, अफ्रीका के बिल्कुल एंड में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नस्ल भेदी रंग है ना, रंग भेद काफी प्रबल रहा, जिसमें महात्मा गांधी ने काफी बड़ा योगदान दिया, ठीक है। ये सब आपको जानकारी होगी, ठीक है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका पे आ जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? संविधान की संशोधन की पद्धति, अमेंडमेंट मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, वो कहां से ली गई है? वो भारतीय संविधान में कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से वो ली गई है। अच्छा, आपको ये आप बताएं, या ऐसे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किसमें है? वो आर्टिकल 368 में है। और 368 कितने आता है? अगर पार्ट की बात करें, भारतीय संविधान के पार्ट किसमें है? 20 में, भाग 20 में 368 आर्टिकल, ओनली एक ही आर्टिकल है जो भाग 20 में आता है। भाग 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, कौन सा है? 368। और 368 किससे है? अमेंडमेंट से है, ठीक है। और ये प्रावधान ये कहां से दिया गया है? संशोधन की पद्धति संविधान में साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अभी पीछे हमने देखा था कि राज्यसभा में मनोनयन जो होता है, नॉमिनेशन सदस्यों का, वो कहां से? आयरलैंड से, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो इंडायरेक्टली होता है, लेकिन वो पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के थ्रू होती है। हर है ना, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो दक्षिण अफ्रीका से दी गई है, ठीक है। अब आप देखिए तो अगला वाला फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? जो आपने, मुझे लगता है सभी ने ये सुना होगा, जो बहुत बड़े बड़े ये जो आपके विचार हैं, जो हमें जो फ्रांसीसी क्रांति से आए हुए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं ये, ठीक है। तो ये फ्रांस के संविधान से दिए गए हैं। और गणतंत्र शासन प्रणाली, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये गणतंत्र क्या होता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों को, जो काफी अनुभवी हैं, है ना, काफी उनकी एज है, उन लोगों को भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि गणतंत्र का मीन्स क्या है। टीवी पे मैं देख रहा था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को लोग पूछते हैं कि 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है ना। तो 15 अगस्त को 26 जनवरी को भी लोग समझते हैं कि आजादी मिली थी 26 जनवरी का, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस उसे क्यों बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से कभी कभी लोगों में कंफ्यूजन जैसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि बेसिकली मीन्स है क्या। तो गणतंत्र वाली जो बात है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है ना।
तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मीन्स मतलब ये है कि एक सेकंड बस, हाँ जी हाँ जी ठीक। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब ये है कि जो देश का सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च पद क्या होता है भारत में, क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति एक वंशानुगत होते हैं, जैसे कुछ देशों में है, जो अब हम अभी बात करेंगे। हमारे यहाँ जो प्रथम सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति है। तो जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा प्रथम हेड है, वो भी निर्वाचित है। गण लोगों द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा निर्वाचित मतलब नागरिकों द्वारा, यानी कि भारतीय नागरिकों द्वारा जो निर्वाचित निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो वो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या, लोगों, गण गण माने लोगों द्वारा चुने हुए हो गए। तो राष्ट्रपति भी पैतृक नहीं है कि भाई पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे हैं। आप देखिए इंग्लैंड में क्या, ब्रिटेन में क्या है, वहां आपने सुना होगा कि रानी एलिजाबेथ है, उनके वंशज हैं। तो वहां जो हेड है, वो जो हेड है वो कौन है, वो बस राजा रानी चले आ रहे हैं वहां पे भी, भले ही वो सांकेतिक रूप से है, उन्हें कोई पावर नहीं है, लेकिन आज भी हेड के रूप में तो आज वही है वो लोग। लेकिन भारत जैसे देश में राजा रानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ का जो हेड है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो भी चुना हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। और ये व्यवस्था कहाँ है, फ्रांस में है। और ये व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। ठीक है। ये हमने देख ही लिया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो हमारे संविधान के मूल में है ना, इनका उल्लेख इसमें है, प्रेमबुल में है, उद्देशिका में है। ठीक है। अगला देखिए जर्मनी के संविधान से। अब आपको आसानी से, आप देख तो बहुत इजीली आप रिकॉल कर सकते हैं, जब कभी जर्मनी जर्मनी हिटलर, हिटलर से इजीली याद आ जाएगा। हिटलर हम यूज भी कर लेते हैं अपने अपने जीवन में। कभी कभी हमें हमारे जो एल्डर्स हैं, कभी लगता है कि भाई वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं या हम पे कुछ थोप रहे हैं, तो हम सोचते रहते हैं तानाशाही है, ये है हिटलर शाही है। मैं याद करने के लिए, आपको रिकॉल करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए बात कर रहा हूँ, जोड़ सकते हैं। तो जो आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन है भारतीय संविधान में, जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो कहां से लिए गए, जर्मनी से। अब आप मुझे बताएं कि इमरजेंसी प्रोविजन किस में है, किस आर्टिकल में है। तो पहले तो आप देख लेते हैं ये भारतीय संविधान के किस पार्ट में है। भारतीय संविधान के 18, यानी कि पार्ट 18 में दिए हुए इमरजेंसी प्रोविजन, ये 352 से आर्टिकल आर्टिकल 352 से 360 तक है। ठीक है। 352 से 360 तक में इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है। ये कहां से दिए गए हैं, ये जर्मनी के संविधान से ठीक लिए गए हैं। ठीक है। और इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे ही याद सकते हैं, जर्मनी में फेमस है, जर्मनी, हिटलर कहां से था, जर्मनी, हिटलर का तानाशाही। तो आपात उपबंध में क्या था, होता है, आपात उपबंध का मतलब ये इमरजेंसी में आपके बहुत से मूलाधिकार आप निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। और ये किस में है, पार्ट 18 में है। अब आ जाते हैं अगला, रूस का संविधान। रूस का संविधान से हमने क्या कह लिया है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य। मतलब मूल कर्तव्य मूल संविधान में ये नहीं दिए गए थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूल कर्तव्य हैं, ये भारतीय संविधान के पार्ट किसमें है बताएं। ये भारतीय संविधान के पार्ट 4A में है। ठीक है। भारतीय संविधान के 4A में है। ये किसमें, 51A आर्टिकल है। ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 51A आर्टिकल। ठीक है। और ये कहां से हमने प्रेरित होकर लिया है, मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, रूस के संविधान से
लिया गया है भारतीय संविधान में, जो कि मूल ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। और मूल कर्तव्य किस पार्ट में है? जो भारतीय संविधान में भाग हैं उनमें भाग 4A 4A में है, क्योंकि बाद में जोड़ा गया है इसलिए एडिशनल ए है। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो रिवीजन के लिए पसंद आया होगा। ठीक है, और आपके कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट में दीजिए। थैंक यू वेरी मच।